हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम न्यूक्लियर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 से रिलेटेड प्रैक्टिस मॉडल पेपर का जो सेट 2 है सेट 3 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हमने इसके पहले सेट 1 और सेट 2 जो इसका मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट 1 और सेट 2 था, हमने वो बता दिया है और आप जा कर के चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, और ये हमारा सेट मॉडल पेपर सेट 3 है। दोस्तों, आपको बताते चलें जो हमारा मॉडल पेपर है ये हम आपको 10 मॉडल पेपर कराने वाले हैं। कहने का मतलब 1000 क्वेश्चन का संग्रह है। जो 1000 क्वेश्चन का क्या है, संग्रह है। तो यदि आप ये 1000 क्वेश्चन को कर लेते हैं, और ये केवल हम फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री को बता रहे हैं। 1000 क्वेश्चन केवल किसके, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बता रहे हैं। तो यदि आप इसको कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि यदि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 45 क्वेश्चन आपके तो आने ही आने इसमें से। दोस्तों देखिए क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बढ़ते हैं अपने कुछ टॉपिक की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1 कि दो वस्तुएं H1 और H2 ऊंचाई से एक साथ छोड़ी जाती हैं। उनके पृथ्वी पर पहुंचने के लिए समयों में अनुपात होगा। तो दो वस्तुएं हैं H1 और H2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती हैं। उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लिए गए समयों में अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन हमने इसके पहले प्रैक्टिस सेट में करा दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम चलिए देखते हैं क्या है। और हाँ, आपको बताते चलें कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल 9 to पॉलिटेक्निकल क्लास को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देखिए इसका आंसर क्या है कि दो वस्तुओं को H1 और H2 ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो उनको पृथ्वी तक पहुंचने में क्या है, समय कितना लगेगा वो हमको निकालना है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पहली वस्तु के लिए H1 बराबर क्या हो जाएगा, U प्लस हाफ GT स्क्वायर। क्योंकि वो पृथ्वी के नीचे आ रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण के अधीन जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, H1 बराबर U प्लस हाफ GT स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। तो पहली वस्तु के लिए क्या हो जाएगा, H1 बराबर 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि प्रारंभिक वेग जो होता है 0 होता है ना। क्योंकि जब वस्तु स्थिर होगी, जब जहाँ से वस्तु नीचे की ओर गिरेगी, मान लो वस्तु ये है, अब यहाँ से वस्तु स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर U जो है, मतलब प्रारंभिक वेग U जो है 0 ही तो होगा। जब यहाँ पे आएगा तो वेग बढ़ जाएगा, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। तो आशा करते हैं कि समझ रहे हैं। तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे, H1 बराबर 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर GT1 स्क्वायर। और दूसरी वस्तु के लिए क्या हो जाएगा, H2 बराबर 0 प्लस हाफ GT2 स्क्वायर। तो अब देखिए समयों का अनुपात पूछ रहा था, तो H1/H2 T1 का स्क्वायर बटे T2 का स्क्वायर। तो T1/T2, अब देखिए T1/T2 कैसे हो गया। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर को यहाँ पे ले आए, और T1/T2 हो गया, तो हो गया √H1/H2 स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, √H1/H2 स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन में कहाँ दिया गया है √H1/H2 स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन 1 का बी ऑप्शन जो है हमारा राइट है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 कि ऊष्मीय मान के बढ़ते क्रम में कौन सी व्यवस्था ठीक है। ऊष्मीय मान के बढ़ते क्रम में कौन सी व्यवस्था ठीक है। हाइड्रोजन सबसे छोटा है, या फिर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन से ज़्यादा ऊष्मीय मान चारकोल का है, फिर इसके बाद किसका है, बायोगैस का है, फिर लकड़ी का है, या फिर लकड़ी का है, फिर चारकोल का उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा किसका, बायोगैस का। अब बायोगैस से ज़्यादा किसका, हाइड्रोजन का। और ऑप्शन सी जो दिया गया है, लकड़ी, बायोगैस, चारकोल, हाइड्रोजन, फिर लकड़ी, हाइड्रोजन, चारकोल, बायोगैस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है, चलिए हम देखते हैं क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गैसों का ऊष्मीय मान। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि गैसों का ऊष्मीय मान ठोसों के ऊष्मीय मान की अपेक्षा अधिक होता है, तथा हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान अधिकतम होता है। अतः ऊष्मीय मान के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्था क्रम लकड़ी, इसके बाद चारकोल, फिर इसके बाद बायोगैस, फिर हाइड्रोजन। दोस्तों ये ऊष्मीय मान क्या होता है, ऊष्मीय मान क्या होता है, यानी वो जो पदार्थ को हम, जैसे मान लो लकड़ी को अगर जला रहे हैं, कितनी ऊष्मा निकल रही है ना। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ऊष्मीय मान हो जाएगा। कि मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, और जो पदार्थ मतलब जल्दी जलेगा उसमें ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी। तो लकड़ी की जो अपेक्षा गैस वैस होती है वो जल्दी जल जाती है, इसलिए क्या है, उसमें ज़्यादा ऊष्मा होती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि गैसों का ऊष्मीय मान ठोसों के ऊष्मीय मान की अपेक्षा
अधिक होता है तथा हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान अधिकतम होता है। अतः ऊष्मीयमान के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्था क्रम लकड़ी है, फिर इसके बाद चारकोल है, फिर इसके बाद बायोगैस हमारी है, फिर इसके बाद हाइड्रोजन है। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा लकड़ी, फिर उससे ज़्यादा किसका, चारकोल का, फिर उससे ज़्यादा किसका, बायोगैस का, फिर उससे ज़्यादा हाइड्रोजन का। तो दोस्तों आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। दोस्तों देखिए जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और दोस्तों हाँ, आप यदि आपने ये कर लिया तो आप मान के चलिए आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, यानी आपका कहीं से भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूरे कोयले में कार्बन की मात्रा होती है, जो हमारा भूरा कोयला होता है उसमें कार्बन की जो मात्रा होती है कितनी होती है, 38%, 25%, 19% या फिर 15%। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि भूरे कोयले में कार्बन की मात्रा लगभग 25 से 28% तथा नमी की मात्रा लगभग 66% तक होती है। तो 25 से 28% कोयले की पूछा है तो 25 से 28%, अगर नमी की पूछता तो 66%। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं। एक क्वेश्चन क्या और बन रहे हैं कि यदि नमी पूछ लेता तो क्या बता देते कि भूरे कोयले में नमी कितनी होती है, तो आप बता देते 66%। अब कोयले में कार्बन की मात्रा पूछ रहा है तो क्या है 25 से 28%। तो देखते हैं 25 से 28% हमारा ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। तो हमारा ऑप्शन बी जो दिया है वो दिया है, 25 से 28% कह रहा है तो मतलब दिया है। अगर 27 भी अगर कहता तो भी ऑप्शन सही था, फिर 28 कहता तो भी ऑप्शन 28 वाला ही सही होता, क्योंकि 25 से 28 मतलब 25 से 28 तक हो सकता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्या है कि यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है, यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि आपने फिजिक्स की इस थ्योरी को पढ़ा होगा तो शायद आपको पता होगा कि क्या है, क्वेश्चन क्या था कि यांत्रिक लाभ 1 से कम किस में होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या है यहाँ पे कि तृतीय वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। जो हमारा तृतीय वर्ग का उत्तोलक होता है उसमें यांत्रिक लाभ जो होता है 1 से कम होता है। यहाँ से देखिए यांत्रिक लाभ तृतीय वर्ग का उत्तोलक, 1 मिनट ऐसे लिखेंगे ना, तृतीय वर्ग का उत्तोलक, तृतीय वर्ग। अब तृतीय वर्ग का जो उत्तोलक होता है उसका जो यांत्रिक लाभ होता है 1 से कम होता है। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा ऑप्शन 1 से कम जहाँ भी दिया होगा वही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तृतीय वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ किस में होता है, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में 1 से कम होता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि एक दमदार क्वेश्चन है। क्या है तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल सा है। देखिए क्या है कि फव्वारे की नाजल से पानी 180 सेंटीमीटर नीचे फर्श पर गिरता है। फव्वारे के नाजल से पानी जो है 180 सेंटीमीटर नीचे फर्श की ओर गिरता है, हमारा फर्श है यहाँ पानी गिर रहा है। बूंदें समय के नियमित अंतराल पर गिरती हैं। प्रथम बूंद उस समय फर्श पर टकराती है जब चौथी बूंद फव्वारे से गिरनी प्रारंभ होती है। जब पहली बूंद फर्श पर टकराती है तब फर्श से दूसरी बूंद की दूरी होती है। तो देखिए क्या है ऑप्शन में 100 सेंटीमीटर होगी या फिर 120 या फिर 80 या फिर 60। तो इसमें दोस्तों क्या दिया गया है कि फव्वारे से 180 सेंटीमीटर ऊपर से जो है फर्श पे पानी गिर रहा है और कह रहा है कि जो पहली बूंद गिर रही है और चौथी बूंद जो है पहले गिर रही है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थ्योरी में थोड़ा सा है, क्या है समझने वाली चीज़ है कि प्रथम बूंद को फर्श पर टकराने में लगा समय। अब प्रथम बूंद को जब हमारी है जो फर्श है, मान लीजिए फव्वारे से पानी गिर रहा है जो भी ऊंचाई है, तो यहाँ से अगर पानी गिर रहा है यहाँ तक, तो पहली बूंद अगर यहाँ फर्श में टकराएगी उसको टकराने में जो लगा समय है हम पहले वो याद कर लेते हैं। तो टी बराबर √2g/h इस वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पे और हम टी का वैल्यू निकालेंगे। तो यह जो हमारी ऊंचाई दी गई थी हमने वो लिखा 1.8, तो 2 × 1.8 × 10
आ गया हमारा समय 0.6 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि पानी की बूंदें समान अंतराल पर गिर रही हैं अतः दोनों बूंदों के बीच समय अंतराल 0.2 सेकेंड होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2.2 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या है आगे, अब यहाँ से देखिए आगे क्या दिया गया है, 1 मिनट दिखा रहे हैं आपको, तो 0.21 सेकेंड हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ से यहाँ से देखिए अब 0.2 जो समय अंतराल होगा एक ही जैसा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस समय दूसरी बूंद की नाजल से दूरी 1/2 GH², हाफ GH², तो 0. हाफ GT² सॉरी। इस समय दूसरी बूंद की नाजल से दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगी 1/2 हाफ GT, 1/2 GT² का फार्मूला अप्लाई यहाँ पे हुआ है। तो GT की वैल्यू 0.4 आई थी, तो हमने वो रखा, तो दूरी के आ गई 0.8 मीटर आ गई। अब इसकी फर्श से दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 1.8 हमारी पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी। अब अपने 0.8 दूरी घटा दी तो हमारा 1 मीटर आ गया। अब 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें राइट आंसर 100 सेंटीमीटर। दोस्तों आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आप इन क्वेश्चन को अपने नोटबुक में जो है, जो भी आप बनाए हैं उसमें लिख लीजिए। काफ़ी ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो देखिए इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या है कि एक धातु के 1.8 ग्राम से तन्व H2SO4 अपक्रिया द्वारा 27 डिग्री सेल्सियस व 754 mm दाब पर 600 घन सेंटीमीटर हाइड्रोजन गैस एकत्रित हुई। यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 14 mm हो तो धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा। तो धातु का तुल्यांकी भार पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा किस प्रकार से होगा दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि शुष्क हाइड्रोजन गैस का दाब बराबर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब माइनस जलीय तनाव। तो वायुमंडलीय दाब हमारा क्या दिया गया था 754, तो 754 लिखा और माइनस का 14 किया। जब माइनस का 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा 740 आ जाएगा। अब देखो P1 V1 अपान T1 फार्मूला हमने अप्लाई किया है, P1 V1 अपान T1 P0 V0 अपान T0 हाइड्रोजन के लिए मानक अवस्था में। देखो ये हाइड्रोजन के लिए P1 V1 अपान T1 और ये मानक अवस्था में जो हमने माना है उस अवस्था में P0 V0 T0 मान लिया है। अब हाइड्रोजन के लिए 740 दिया गया था, क्या चीज़ दाब दिया गया था, तो हमने वो लिख लिया यहाँ पे। अब P1 मतलब दाब ही तो होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे जो P1 है हमारा दाब है, V1 आयतन है, T समय है। तो दाब हमारा क्या है यहाँ पे 740 और आयतन 600 तो दिया गया था क्वेश्चन में, और समय जो है 300 दिया गया है। अब देखिए अब P0 जो दिया गया था 760 दिया गया था और V0 याद करना है और 273 हमारा दिया ही गया है, क्योंकि मानक जो होता है 273 ही होता है मानक रूप केल्विन में। तो अब देखिए अब यहाँ से V0 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर V0 का वैल्यू निकालेंगे तो इन सबको एक साइड ले जाएंगे और इन सबको जब हल करेंगे तो आएगा 531.63 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूँकि ST पर 531.63 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, अब क्या हो जाएगा बराबर 1.8 ग्राम धातु द्वारा, इसलिए STP पर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि चूँकि STP पर 531.63 सेंटीमीटर हाइड्रोजन उत्पन्न होती है, कितना 1.8 ग्राम धातु द्वारा। अब इसलिए STP पर 11,200 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन उत्पन्न होगी। अब 11,200 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए देखो क्या किया हमने कि 1.8 जो इतने पर हो रही थी उसको लिखा, फिर 11,200 यहाँ पे लिखा, फिर इतने से भाग दे दिया यहाँ पे, तो आया क्या 37.9 ग्राम धातु द्वारा, ये हमारा आ गया। अब अतः धातु का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा 37.9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा 37.9 हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा, पर
अगर यदि आप एक बार दोबारा देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा, तो बाकी इसका जो ऑप्शन बी है सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। 9 ग्राम जल तथा 11 ग्राम CO2 अणुओं की संख्या का अनुपात होगा। 9 ग्राम हमारा जल है और 11 ग्राम CO2 अणुओं की संख्या का अनुपात हो रहा है। तो इनका जो अनुपात होगा देखिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को चलिए देखते हैं, इसके सॉल्यूशन को। देखिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ से 18 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या जो हमारा दिया गया था 6.02 गुणे 1023। अब इसीलिए 9 ग्राम अणुओं में 9 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या। अब देखिए 18 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या इतनी होती है। अब इसीलिए 9 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगा इसका 6.02 गुणे 1023 लिखेंगे और 9 ग्राम ज्ञात करना है तो 9 से गुणा करा देंगे और 18 से क्या कर देंगे यहाँ पे भाग कर देंगे। तो अब देखिए इस चूँकि 44 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या 6.02 गुणे 1023 ये होता है। अब इसीलिए 11 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगा। अब 6.02 गुणे 1023 लिखा, फिर 11 ज्ञात करना है तो जो ज्ञात करना है उसका गुणा करा दो और 44 ग्राम से क्या करना है भाग दे देना है। अब देखो जब इसको हल करोगे पहले वाले को, ये दोनों का जब अनुपात निकालोगे तो क्या आएगा 2:1 आ जाएगा। 2:1 हमारा आ जाएगा जब इन दोनों को भाग दोगे, यानी इसको और इसको जब आपस में भाग दोगे तो 2:1 हमारा राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो जो हमारा अणुओं का अनुपात होगा क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हमारा फिजिक्स से रिलेटेड है। देखिए क्या है कि यदि बल को 4 गुना तथा जल के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब प्रारंभिक दाब का कितना गुना हो जाएगा। 2/4 गुना हो जाएगा, 4/2 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा या फिर 1/8 गुना हो जाएगा। कह रहा है कि बल को 4 गुना और जल के क्षेत्रफल को आधा कर देना है। बल जो हमारा लग रहा है उसको क्या करना है 4 गुना और क्षेत्रफल को आधा कर देना है। तो इस क्वेश्चन के क्या करते हैं हम डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्या है देखिए, बहुत ही इजी फार्मूला है। P बराबर F/A, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे बल को 4 गुना, तो बल की जगह हमने 4F लिख दिया और क्षेत्रफल को आधा करना है तो दाब क्या होगा। तो देखिए जब इनको करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा तो 4 गुना 8 हो जाएगा और 8F/A यानी कि 8P हमारा क्या हो जाएगा दाब लगेगा। यदि हम बल को 4 गुना करेंगे क्षेत्रफल को आधा करेंगे तो क्या दाब होगा 8 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या कहाँ पे उसका राइट आंसर है। तो देखिए 8 गुना ऑप्शन सी दिया गया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यही सब टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप प्रैक्टिस क्या बोलते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 ही तो होती है। तो देखिए कैसे होती है दिखा देते हैं आपको आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो पूछ रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की जो हमारी संख्या होती है कितनी होती है, तो दिखा देते हैं आपको। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पे देखो कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक C6 होता है परमाणु क्रमांक, तो 1s2 2s2 2p6 हमने इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। अब उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा 1s2 2s1 2px1 और 2py1 2pz1। तो उत्तेजित अवस्था में हमारा ये चीज़ होगा था। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता क्या होती है +4 होती है। तो आप इस क्वेश्चन को अपने माइंड में रखिएगा कि कार्बन यौगिकों में जो कार्बन हमारा होता है उसकी संयोजकता क्या होती है 4 होती है। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं हमको मतलब उसके जो सॉल्यूशन होते हैं याद नहीं रहते हैं, तो आप कुछ क्वेश्चन को आप याद भी कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या करिए इसको आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो याद कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है कि एक यथार्थ सेंटीग्रेड थर्मामीटर तथा एक दोषयुक्त फ़ारेनहाइट थर्मामीटर
किसी वस्तु का ताप क्रमशः 60 डिग्री तथा 141 फ़ारेनहाइट मापते हैं। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के पाठ में गलती है। तो देखो जो सही थर्मामीटर है वो 60 डिग्री मापता है और जो थर्मामीटर सही नहीं है वो फ़ारेनहाइट में 141 फ़ारेनहाइट मापता है। तो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के पाठ में गलती है, 1 फ़ारेनहाइट या फिर 4 फ़ारेनहाइट या फिर 2 फ़ारेनहाइट या फिर कुछ और। तो हम त्रुटि जो है थर्मामीटर में क्या है वो चीज़ देखेंगे बाय सॉल्यूशन। तो देखिए क्या है, तो इसके लिए देखो हम एक क्वेश्चन एक सूत्र अप्लाई करेंगे कि C बराबर हमारा होता है C/5 सेल्सियस/5 फ़ारेनहाइट -32/9। ये वाला फार्मूला कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली पूछ लेता है, तो ये वाला फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। और यदि पूछ लेता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध होता है तो यही संबंध होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों देखिए हमने आपको प्रैक्टिस सेट के हल के साथ साथ कुछ क्वेश्चनों को भी एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो हम बता रहे हैं। तो देखिए क्या है, सेल्सियस में दिया गया था 60, फ़ारेनहाइट में हमको ज्ञात करना है। तो 60 यहाँ पे हमने लिखा और 32/9 लिखा। अब देखिए फ़ारेनहाइट घटाया तो हमारा क्या आ गया F-32 × 108। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं तो F बराबर क्या हो जाएगा, 32 से उधर जाएगा तो 108 + 32 यानी कि फ़ारेनहाइट 140 आएगा। अब त्रुटि हमारी क्या आएगी 1 फ़ारेनहाइट। तो हमने इस प्रकार से क्या किया C/5 और क्या था C/5, यहाँ पे देखिए C/5 F-32/9 ये वाला फार्मूला अप्लाई करके हमने त्रुटि याद कर ली 1% की। तो इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आते हैं, ना ही बहुत इजी आते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी तो एकदम इजी सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 11 कि कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार है 40 है, 15 है, 20 है, 30 है। तो देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेता है जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए और चीज़ों को थोड़ा है समझना है, तो आपको 4 नंबर फ्री में ही मिल जाते हैं। तो देखिए क्या है, आयन का तुल्यांकी भार। आयन जो हमारा जो हमारा था कार्बोनेट आयन, तो आयन का तुल्यांकी भार होता है आयन का अणु भार आयन पर आवेश। तो कार्बोनेट का अणु भार पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो कार्बन 12 है तो 12 लिखा, ऑक्सीजन का होता है 16 दूनी 32 तो 16 होता है ऑक्सीजन का परमाणु भार। तो 16 3 से गुणा करा तो 48 हो गया है ना। तो अब क्या किया हमने यहाँ पे 12 को 48 को जोड़ा तो 60 आ गया। अब देखो तुल्यांकी भार जब हमने क्या बोला कि अणु भार ज्ञात कर लिया तो आवेश कितना है 2 है, तो अणु भार की जगह हमने 60 रखा और 2 से भाग दे दिया। देखो यहाँ पे 2 माइनस का आवेश है ना, तो हमने 2 से भाग दिया तो तुल्यांकी भार क्या आ गया 30 निकल के हमारा आ गया। तो इस क्वेश्चन का देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही आसान था। देखिए क्या है इसका 30 आंसर हमारा राइट आ गया। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर दिया गया जो कि 30 है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा फिजिक्स से रिलेटेड है। क्या है कि चुंबकीय द्विध्रुव जिसका आघूर्ण m है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण है। अब बल युग्म आघूर्ण पूछ रहा है, टाउ का वैल्यू पूछ रहा है। तो m b sin थीटा होता है कि C वाला 2mb sin थीटा होता है या फिर m/b sin थीटा होता है या फिर mb/sin थीटा। तो दोस्तों ये आपसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्टली फार्मूला पूछ लिया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्या है। तो देखो mb sin थीटा द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला जो बल आघूर्ण टाउ होता है mb sin थीटा ही होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा mb sin थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और इसका आंसर आप क्या हो जाएगा ऑप्शन डी mb sin थीटा। आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए और बाकी बढ़ते हैं एक अगले फिजिक्स न्यूमेरिकल की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों देखिए इस टाइप का क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि ये क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए 4 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर के 20 सेंटीग्राम तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया 4 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर के 20 सेंटीमीटर तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। ऊपर की ओर तार को रोके रखने के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र
वेबर पर मीटर स्क्वायर में होगा। जी के बराबर 10 मीटर पर सेकंड, जो जी हमारा है उसका मान दिया गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है देखिए क्या है यहाँ पे। तार के संतुलन के लिए, तार के संतुलन के लिए क्या होगा, एफ बराबर एम जी होगा। तो अब देखिए एफ बराबर हमारा क्या होता है, बी आई एल होता है। एफ बराबर क्या होता है, बी आई एल। बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, आई मतलब धारा, एल मतलब लंबाई। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे बी आई एल और एम जी। तो देखिए हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था, तो बी को यहीं पे रोका और बाकी आई एल को उधर भेज दिया, तो एम जी बटे आई एल हो गया यहाँ पे। अब एम का वैल्यू दिया गया था 4 × 10⁻³ और यहाँ पे जी का वैल्यू क्या दिया गया है 10। एम का वैल्यू हमने क्वेश्चन से लिखा 4 × 10⁻³ और गुणे 2 20 और गुणे 10⁻², हमने ये लिखा क्वेश्चन से। अब देखिए आई का वैल्यू यहाँ पे 10 दिया गया था और एल का वैल्यू 20 दिया गया था और 10⁻² दिया गया था। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमने लिखा सारी वैल्यूज़ को और जब इनको हल किया तो आया गया 4 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो देखते हैं कहाँ पे है, ये वाला है 4 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 4 × 10⁻³ ये वाला ऑप्शन बी है। और देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। और ये जो इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने बताया, ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 13 भी न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो अभी हमने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है वेबर मीटर स्क्वायर, वो भी आप याद रखिएगा अपने माइंड में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि हाइड्रोजन गैस के विसरण दर एक अन्य गैस एक्स की विसरण दर की 4 गुनी है। एक्स का अणुभार होगा हाइड्रोजन गैस और एक अन्य गैस को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है दूसरी गैस का 4 गुना है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, किस प्रकार से इसकी सॉल्व होगा। अब विसरण दर का जो फार्मूला होता है ये होता है, क्या होता है विसरण दर ज्ञात करने का फार्मूला, RH2 बराबर √mx/mh2। तो देखिए 4 गुना था तो H2 हमने क्या रखा 4 लिख दिया। अब √mx/2, तो यहाँ पे देखो H2 हमारा दिया गया था, MH2 यहाँ पे 2 में रखा बाय अकॉर्डिंग क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ से निकल के आ गया mx बराबर 32 आ गया। तो जो विसरण की दर आई क्या आई, mx बराबर 32 आ गई। तो देखते हैं ऑप्शन में 32 दिया है कहीं कि नहीं दिया। देखिए ऑप्शन 14 का यहाँ पे 32 दिया गया है, ऑप्शन डी। तो इसलिए इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो 200 ग्राम CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को तेज गर्म करने पर जो कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा प्राप्त होती है, उसकी अपक्रिया हेतु जल के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। 200 ग्राम, 112 ग्राम, 36 ग्राम, 72 ग्राम। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 200 ग्राम जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है उसको जब हम गर्म करते हैं तो CaO की मात्रा प्राप्त होती है, उसकी अपक्रिया है तो जल के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। यानी कि अब इस अपक्रिया के लिए जल के द्रव्यमान की कितनी आवश्यकता होगी, हमको ये चीज़ ज्ञात करना है। तो देखते हैं किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए गर्म करने पर यहाँ पे देखिए गर्म करने पर CaCO3 निम्न प्रकार विघटित होता है। जब हमको कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं 100 ग्राम को, तो हमारा इस प्रकार से 52 ग्राम CaO बनता है और CO2 बनता है। चूँकि 100 ग्राम यहाँ पे क्या है 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर CaO उत्पन्न होता है 52 ग्राम। तो इसीलिए 200 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितना CO उत्पन्न होगा, तो देख लेते हैं। 200 ग्राम को ज्ञात करना, तो हम इसके पहले ही बताए थे कि जितना ज्ञात करना होता है उसका हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो 100 ग्राम के लिए 52 था, तो 52 में 200 का यहाँ पे गुणा किया और 100 से भाग दे दिया, तो कितना आ गया 104 आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे CaO 56 ग्राम CaO को यहाँ पे लिया और H2O कितना ले लिया 18 ग्राम ले लिया। अब CaOH का होल ट्वाइस बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 56 ग्राम CaO अपक्रिया करता है, क्योंकि 56 ग्राम CaO अपक्रिया करता है 18 ग्राम H2O से।
अब इसीलिए 104 ग्राम CO अब क्रिया करेगा, तो देखो 18 ग्राम 56 ग्राम जो है अब क्रिया करता है 18 ग्राम से, तो 104 क्या करेगा 18 गुणा 104 करेंगे और बटे 56 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 36 ग्राम H2O 36 ग्राम H2O हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 36 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 36 ग्राम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा 36 ग्राम है, और आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 देखिए क्या है यहाँ पे कि 5 ग्राम का पत्थर एक पहाड़ की चोटी से ऊपर से गिरता है जो 100 मीटर ऊंची है। जो हमारी चोटी है 100 मीटर ऊंची चोटी है, यहाँ से पत्थर गिरता है, तो पत्थर गिरने पर रेत में 2 मीटर धंस जाता है। यहाँ रेत है, इसमें पत्थर जो है 2 मीटर अंदर धंस जाता है। धंसने में लगा समय, तो धंसने में जब पत्थर धंसा तो कितने समय में धंसा वो समय हमको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो आप गति के समीकरण जो होते हैं 3 उन्हीं को अप्लाई कीजिएगा। तो देखिए v² बराबर a² प्लस 2gh, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इस वाले फार्मूले को यूज़ किया, v² बराबर a² प्लस 2gh। अब देखो जब पत्थर गिरेगा तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, तो यहाँ पे 0 हमने अप्लाई किया। अब 2gh, g का वैल्यू 10 दिया गया था, h का वैल्यू 100 दिया गया था। 100 मीटर ऊँची थी जहाँ से गिर रहा था पत्थर, ऊंचाई 100 मीटर थी। तो यह हमारा आ गया 2000 मीटर पर सेकेंड। तो रेत में 2 सेंटीमीटर धंसने के पश्चात v बराबर 0 होगा तथा u बराबर क्या हो जाएगा √200 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए पुनः समीकरण v² u² प्लस 2ah से v² देखिए जब रेत में 2 सेंटीमीटर धंसने के पश्चात उसका वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 0 हमने अप्लाई किया है। अब u² का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला है, तो 2000 हमने यहाँ पे अप्लाई किया, और 2as ए का वैल्यू ज्ञात करना था। त्वरण देखो, त्वरण का समय कब ज्ञात होता है, समय परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2000 माइनस 2as। अब त्वरण ज्ञात कर लिया तो आ गया कितना 500 मीटर। यहाँ पे क्या आ गया 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v बराबर u प्लस 80 से अब क्या करेंगे हम यहाँ से समय ज्ञात कर लेंगे। तो v हमारा 0 था, क्योंकि जब पत्थर धंसेगा रेत में तो अब v जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा v 0 और u 20 माइनस का 500 t। तो देखो t का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो आएगा 0.04 √5 सेकंड, 0.04 √5 सेकंड। तो इसमें समीकरण के गति के जो समीकरण थे उनको अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बाकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 0.05 सेकंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। बरावनी गति का क्या कारण है। जो हमारी बरावनी गति होती है, द्रव्यावस्था में तापमान का उतार चढ़ाव, कुलाइडी कणों पर आवेश का आकर्षण प्रतिकर्षण, परिक्षेपण माध्यम में कणों का टकराना, उपरोक्त में से कौन है। तो हमारी जो बरावनी गति होती है, आइए देखते हैं कि बरावनी गति होने का कारण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें क्या है कि द्रव अथवा गैस में, देखिए यहाँ पे कि द्रव अथवा गैस में निलंबित सूक्ष्म कणों को अनियमित गमन जो उनके परिक्षेपण माध्यम के साथ संघट्ट के कारण होता है बरावनी गति कहलाता है। जो किसके कारण होता है, द्रव हो या फिर हमारी गैस हुई, उसमें जो सूक्ष्म कणों को अनियमित गमन जो उनके परिक्षेपण माध्यम के कणों के साथ संघट्ट के कारण होता है बरावनी गति कहलाता है। किसके कारण होता है बरावनी गति, परिक्षेपण माध्यम के कारण होता है। तो ऑप्शन में जहाँ भी परिक्षेपण माध्यम दिया गया है वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो परिक्षेपण माध्यम में कणों का टकराना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि दो तार ए और बी समान लंबाई के हैं तथा एक ही पदार्थ के बने हैं। दो तार हैं जो कि ए और बी नाम से हैं, उनकी जो लंबाई है समान है और एक ही पदार्थ के बने हैं, लेकिन तार ए का जो व्यास है तार बी के व्यास का दोगुना है। व्यास अलग है, लंबाई समान है, प्रकृति भी समान है। इसका व्यास जो है ए का बी के व्यास का दोगुना है। इन तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया तथा विद्युत धारा गुजारी गई है।
ए तथा बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा का जो हीट हमारी है, ऊष्मा जो हमारी है उसका अनुपात पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी तो समझ में आया ही नहीं होगा, तो देखते हैं फिगर के हिसाब से। देखिए हमारा जो तार है ए और बी, ए वाला जो है इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई और यहाँ से तक बराबर है, और इसकी प्रकृति और इसकी प्रकृति एक जैसी है। यानी अगर ये तार सोना का बना है, मतलब सिल्वर का अगर बना है तो ये भी सिल्वर का बना है। और क्या है, जो इसका व्यास है, तार ए का जो व्यास है तार बी के व्यास का 2 गुना है, यानी कि 2r है। तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। तो अब इनको क्या है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है और पूछ रहा है कि इसमें जो हीट ऊष्मा जो होगी वो कितनी होगी, अनुपात पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से हम अगर लिखे हैं, यहाँ से संबंध निकालें तो क्या निकलेगा कि Vx माइनस वी वाई, Vx मतलब यहाँ और Vy मतलब यहाँ, तो Vx माइनस वी वाई I1 R1 बराबर I2 R2। अब देखिए I1 बटे R1 और बराबर R2 बटे R1। तो अब देखो यहाँ से क्या हो गया, R1 यहाँ से क्या निकल के आएगा, R1 बराबर हमारा होता है प्रतिरोधकता L बटे पाई टू R स्क्वायर। तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, प्रतिरोधकता वाला जो संबंध होता है ओम जो प्रतिरोध का संबंध लंबाई और क्षेत्रफल में होता है, वो वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे तो R1 का वैल्यू 1/4 प्रतिरोधकता बटे पाई R स्क्वायर आएगा। अब इसी प्रकार R2 के लिए देखिए क्या है, R2 प्रतिरोधकता बटे 1/पाई R स्क्वायर। तो R1 बटे R2 1/4 आ जाएगा, पाई R स्क्वायर कट जाएगा तो 1/4 आएगा। अब देखो हमारी जो ऊष्मा होता है H1 बराबर I1 का स्क्वायर R1T, I2 का स्क्वायर R2T। तो यहाँ से देखो R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर गुणे R1 बटे R2। तो हमारा R2 बटे R1 बराबर 4/1 हो जाएगा। तो अब देखो क्या आ जाएगा, अनुपात क्या आ जाएगा यहाँ पे, H1 बटे H2 का 4/1 आ जाएगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो दोबारा से देख सकते हैं। तो 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्या है, एक यल लंबाई की परिनालिका में, एक यल लंबाई की जो परिनालिका है उसमें फेरों की संख्या n है। एक अन्य परिनालिका इसकी लंबाई L/2 है, फेरों संख्या स्मॉल n है, परंतु यह फेरे 2 परतों में लपेटे गए हैं। जब दोनों परिनालिकाओं में समान धारा बह रही हो तो द्वितीय एवं प्रथम परिनालिकाओं के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को क्या है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इस बार 2021 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें बताएंगे कि क्यों इस बार महत्वपूर्ण है। अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में बताएंगे, एक वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम बताएंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए 19, प्रथम परिनालिका की प्रत्येक अंक लंबाई में फेरों की संख्या n1 बटे स्मॉल n बटे l, इसलिए B1 बराबर क्या हो जाएगा, न्यू n1 I बटे स्मॉल l। द्वितीय परिनालिका की प्रत्येक अंक लंबाई में फेरों की संख्या n2 बटे l/2, इसलिए B2 बराबर क्या हो जाएगा, न्यू n2 I और न्यू ni बटे l/2। तो हमने यहाँ से n2 का वैल्यू रखा है यहाँ पे, तो यह हो गया हमारा न्यू ni बटे l/2। और जब इनको आउट सॉल्व किया तो हमारा 2 न्यू ni/l, यानी 2 को ऊपर भेज दिया तो हमारा 2 न्यू ni/l स्मॉल l हो गया, और उसको जब हल किया तो 2b बनाया। अच्छा अब देखो यहाँ से कुछ चीज़ समझ में आ रही है। यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र न्यू n1 I होता है, तो इसीलिए वो फार्मूला अप्लाई यहाँ पे हुआ है, यहाँ पर भी वो फार्मूला अप्लाई हुआ है। और B2/B1 को जब भाग दिया तो 2:1 आ गया। तो 2:1 जहाँ भी क्वेश्चन में है वही उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2:1 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओजोन है ऑक्सीजन का यौगिक। अब जो हमारा ओजोन है वो ऑक्सीजन का यौगिक है, या फिर अपर रूप है, या फिर मिश्रण है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है।
तो हमारा जो ओजोन होता है O2 होता है वो क्या चीज़ है, तो देखते हैं ओजोन क्या चीज़ है। देखिए कुछ थ्योरी लिखी गई है कि ओजोन का सूत्र O3 तथा ऑक्सीजन का सूत्र O2 है तथा वे अणु जिनमें समान परमाणु उपस्थित होता है परंतु समान परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है अपरूप कहलाते हैं। अतः O3 तथा O2 भी O ऑक्सीजन यानी O मतलब ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भिन्न होने के कारण एक दूसरे के अपरूप है। तो भैया ये तो ना तो क्या बोलते हैं, ये ना तो क्या है, यह ना तो यौगिक है और ना ही मिश्रण है और ना ही और कुछ है, क्या है, अपरूप है। तो ओजोन अपरूप है ऑक्सीजन का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 3 अर्ध जीवन काल के पश्चात, क्वेश्चन नंबर 21, अर्ध जीवन काल के पश्चात किसी रेडियोएक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा का कितने परसेंट अंश शेष रहेगा। 3 अर्ध जीवन काल के पश्चात पूछ रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो ये भी क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कि शेष पदार्थ का अंश n/n0 बराबर 1/2 3/t बराबर 1/2 की घात 3 बराबर 1/8। तो देखिए ये वाला क्या होता है, फार्मूला होता है n/n0 1/2 n, ये फार्मूला होता है हमारा। तो हमने फार्मूले के हिसाब से जो दिया गया था कि 3 गुना है, तो हमने यहाँ पे n/3/t लिखा है और फिर n/n0 हो गया है, और जब इनको सॉल्व किया तो 1/8 आया। अब इसलिए शेष बचे पदार्थ का प्रतिशत अंश, तो n/n0 गुणे 100, अगर 100 से गुणा करा देंगे इसमें तो प्रतिशत अंश निकल आएगा, तो आएगा क्या 12.5% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 12.5% हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ पे है, ऑप्शन सी दिया गया है तो इसीलिए क्या हो जाएगा 12.5%, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या है कि एक शीशे की गोली निशाने पर टकराती है तथा इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यदि शीशे की विशिष्ट ऊष्मा 0.03 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हो और गोली की 84% गतिज ऊर्जा ऊष्मा के रूप में ही रहती है तो टकराव के समय गोली की गति सेंटीमीटर पर सेकंड में होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखते हैं क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया गया था कि 8 PHT बराबर 0.03 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, हमने क्वेश्चन से लिख लिया और जब इनको सॉल्व किया तो हमारा क्या आया, 0.03 कैलोरी पर ग्राम है, तो यहाँ पे 4.2 जूल को हमने रखा और 10⁻³ किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस रखा। आप देखिए इसको जब सॉल्व किया हूँ आगे तो क्या निकल के आया है यहाँ पे कि 0.03 गुणे 4 गुणे 2 4.2 गुणे 3 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो 1263 किलोग्राम डिग्री सेल्सियस -1। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे कि अब हाफ mv² गुणे 84/100, तो यम जो है बराबर नहीं है 126 गुणे 100 के। अब देखिए यहाँ पे V2 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 10⁻⁴। अब इसीलिए V1 बराबर क्या हो जाएगा 1.32 गुणे 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब 1.73 गुणे 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है इसका वेग, जो गोली हमारी होगी उसका वेग यही आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में यही तो कह रहा था कि जो शीशे की गोली निशाने पर टकराती है तब इसका ताप 100 डिग्री बढ़ जाता है। यदि शीशे की विशिष्ट ऊष्मा इतनी है और गोली की 84% गतिज ऊर्जा ऊष्मा के रूप में ही रहती है तो टकराव के समय गोली की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो हमने क्या बताया था कि ये तो क्वेश्चन का आंसर कैसे देख लेते हैं कि क्या था। देखिए क्या था 1.73 गुणे 10⁻⁴, तो 1.73 गुणे 10⁻⁴ जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कहाँ पे, तो 1.7, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और जो कि एक दमदार क्वेश्चन है। क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी बल क्षेत्र से गुजर रहा है परंतु उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, ऐसा संभव है। यदि इलेक्ट्रॉन गुजर रहा हो
तो भैया कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन किसी बल क्षेत्र से गुजर रहा है परंतु उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, ऐसा संभव है? यदि इलेक्ट्रॉन गुजर रहा हो तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में कब संभव है? चुंबकीय क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारा है उसका देखिए क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाला बल F बराबर q sin थीटा हमारा फार्मूला होता है। और देखिए दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि चुंबकीय, क्या बन सकता है कि चुंबकीय, दिखा रहे हैं आपको, चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाला बल होगा ऑप्शन ए में QBL, QBC, QBB sin थीटा या QBB cos थीटा। तो यदि ये वाला दिखेगा ऑप्शन में QBB sin थीटा तो वही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है। बाकी क्वेश्चन जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग देखिए उसका हल क्या हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाला बल F बराबर QBB sin थीटा हमारा होता है। अब थीटा बराबर 0 या फिर 180 डिग्री होगा। अब देखो साइन थीटा बराबर तब 0 हो जाएगा। अब इस स्थिति में F बराबर 0 अतः यदि इलेक्ट्रॉन, अब देखिए यहाँ से, अतः यदि इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करे तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र है उसके अगर समांतर दिशा में गति करेगा तो क्या होगा, कोई बल उस पर नहीं लगेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में, तो देखिए चुंबकीय और क्षेत्र दोनों में, तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि 24 वाला MgO में धातु की प्रतिशतता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में धातु की प्रतिशतता कितनी है, 30, 50, 40, 60। तो इसका जो राइट आंसर है, चलिए देखते हैं क्या है राइट आंसर। 24 देखिए क्या है। धातु की प्रतिशतता का जो फार्मूला होता है क्या होता है, यौगिक में धातु का अणु भार बटे यौगिक का अणु भार गुणे 100। तो यौगिक में धातु का अणु भार तो 24 है, MgO है, तो इसका अणु भार 24 हो जाएगा। यौगिक का अणु भार 24 + 16 तो ये हो जाएगा, और गुणे 100 कर देंगे तो आएगा 60%। तो हमारा जो क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 60% आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा दोबारा फिर से। तो 60 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस देखते क्या है कि अच्छा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कि एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर उससे 2 गुना बड़ा बनता है। यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी होगी। प्रतिबिंब की लेंस से दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ से देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि m बराबर क्या होता है हमारा, I/O बराबर V/U। m बराबर I/O V/U। तो हमारा जो है 2 गुना बनता है, जो प्रतिबिंब है वस्तु का प्रतिबिंब जो है 2 गुना बनता है वस्तु की लंबाई से, तो 2O हो जाएगा और बटे में O V/U हो जाएगा। O से O कैंसिल, तो V बराबर यहाँ से 2O हो जाएगा। अब देखो U का वैल्यू 15 दिया गया तो क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर V का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो यदि आप ट्रिक लगाएं तो हमेशा क्या होता है, मतलब 15 जुड़ जाता है, 2 गुना बनता है प्रतिबिंब। जैसे अगर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो उसी का 2 गुना हो जाएगा, यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसा कभी कभी होता है, बाय ट्रिक अगर लगाना चाहें तो ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो देखिए कि 30 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आशा करते हैं जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं आपको समझ में आए होंगे, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।